ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अज्ञे तिवारी एंड आई एम 2017 पास आउट फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर। एक्चुअली एसबीटीआई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे टाइम पे एसबीटीआई था और इसके बाद एसबीटीयू हो गया। सो मेरी मेनली ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी और मैं एमपी का रहने वाला था, और कुछ अच्छी रैंक थी जिसके कारण मुझे यूपीटीयू में एडमिशन लेना पड़ गया। वो अलग कहानी है, बट आगे हम लोग बढ़ते हैं। और करंटली मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट जो मेरा हुआ था वो यात्रा में हुआ था एज अ जावा डेवलपर। और उसकी भी मेरी मतलब अंग्रेजी बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। रेदर देन मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कोडिंग। तो मैंने बहुत सारी कोडिंग, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड चेफ और ये सब जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मैंने बहुत सारी कोडिंग की थी। तो हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो मैंने बहुत सारी कोडिंग अपने प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किया था, जिसके कारण मुझे बहुत सारी हेल्प मिली थी इंटरव्यू में। और इवन जो कोडिंग चैलेंजेस होते हैं शुरुआत में रिटन राउंड पे, मुझे बहुत सारी हेल्प मिली थी। और हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, पर्सनालिटी अच्छी नहीं थी, बट उसको मैंने काफ़ी डेवलप किया, काफ़ी काम किया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पे रहते रहते। तो इसी पर कुछ डिस्कशन करेंगे क्या, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ओके, सो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो कौन कौन प्रोग्रामिंग के बारे में क्या क्या जानता है। एक्चुअली द प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, उसका सोल्यूशन लिखना होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। दैट इज प्रोग्रामिंग। इट मीन्स दैट मैपिंग अ प्रॉब्लम इनटू अ सोल्यूशन इनटू द फॉर्म ऑफ कोड। दैट इज कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेन बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि एग्जाम होते हैं, हमारे स्कूल्स में एग्जाम होते थे, कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, तो हमारे फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि हम अपना जज करते हैं कि हमने अगर 50 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हम 50 के बीच में compete करते हैं कि हमारी रैंकिंग क्या है, हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, कि हमसे कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, हमको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली एग्जाम में फेस होती हैं। पर लेकिन ऑनलाइन कम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है कि इसमें पूरे वर्ल्ड्स के, नॉट फ्रॉम द इंडिया ओनली, पूरे वर्ल्ड्स के लोग आते हैं और इसमें कोड करते हैं और अपनी टाइम इफिशियंसी चेक करते हैं कि कितने टाइम में कौन कितना जल्दी क्वेश्चन कर पाता है, कौन फर्स्ट टाइम पे कितने टेस्ट केसेस पास होते हैं। और ये सब चीज़ें हमारी चेक होती हैं यहाँ पर ऑनलाइन कम्पिटिटिव में। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है जो थर्ड ईयर में है, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो वो उनको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोडिंग करना स्टार्ट कर देता है, वही एक्चुअली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी कंपनी को टारगेट कर सकते हैं आसानी से, जो फाइनल ईयर पे आते हैं। और जो थर्ड ईयर में उनका भी इशू नहीं है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफिशिएंट टाइम है, आप हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि आप लोग इफिशिएंटली अगर टाइम को यूज करते हो तो कोई इशू नहीं, वो भी आप क्रैक कर सकते हो आसानी से। तो अगर अगर हम कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि मेन प्रॉब्लम क्या है, हमको करना क्या है, उसमें टाइम कंस्टेंट क्या दिए गए हैं, उसमें सेट ऑफ रूल्स क्या हमको लगाने हैं, वो सब चीज़ें हमारी क्वेश्चंस के अंदर पता होनी चाहिए, तभी हमको स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। तो इवन जैसे कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई थिंक सी होती है, जो यूपीटीयू से होंगे, जो इवन एनआईटी में होंगे आई थिंक जावा पढ़ते होंगे। पर लेकिन जो यूपीटीयू में होंगे उनके लिए से सी होती है। तो आप सी से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप सीपीपी में जंप करिए। उसके बाद मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप जावा यूज करें, क्योंकि आजकल जो जितनी भी मोस्ट फर्म्स होती हैं वेब वेब पे बेस्ड हैं, वेब टेक्नोलॉजी पे, वो जावा यूज करती हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप जावा पे मूव कर जाइए, बहुत इशू नहीं है। आप लैंग्वेज जंप करेंगे तो कोई बहुत बड़ा सिंटेक्स ही आपको चेंज करना है, कोई ऐसा लॉजिक तो आपको चेंज नहीं करना है कि पूरा आपको स्टैक ही चेंज करना है, ऐसा नहीं है। आप रिकमेंडेड है कि आप जावा पे जाएं। अब जैसे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में हम एल्गोरिथम्स की बताते हैं या फिर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स की बताते हैं, कैसे होती हैं। जैसे कि हमको एक बिल्डिंग दी गई है, उसमें टॉप में जाना है। जैसे कि बिल्डिंग है कोई, उसके टॉप में जाना है, उसमें 100 सीढ़ियां दी गई हैं हमारी। तो अगर कोई पर्सन चढ़ता है, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ सकता है, एक बार में या तो 2 सीढ़ी चढ़ सकता है, या 3 बार में 3 सीढ़ी चढ़ सकता है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर उसको टॉप में पहुंचना है तो कितने टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेज हो सकते हैं कि वो पहुंच जाए टॉप में। कोई आइडिया है किसी के मन में, कोई सोच सकता है तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए क्या मतलब, कैसे हो जाएगा, क्या होगा। तो इस टाइप की एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज कमेंट्स करके बताइए क्या मतलब, क्या लॉजिक लगा सकते हो, कैसे सोचोगे। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप प्लीज एक बार सब लोग सोचो कि आखिर मतलब हो क्या सकता है, हम पूछना क्या चाहते हैं और आप लोग क्या सोच रहे हो इस पे।
देखो विवेक का कमेंट्स आया है टेक एन एरे। तो हाँ मतलब एक्चुअली मेन तो यही है कि हमको डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, उसने बताया कि हमें एरे यूज करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, मतलब हमने एरे में स्टोर कर लिया। ओके इतना दिमाग तो ना है, ठीक है कोई नहीं। सपोज कि हमारे पास केवल दो सीढ़ी दी गई हैं। ओके, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि मतलब हम टॉप में पहुंच जाएं। सपोज कोई बिल्डिंग है उसमें दो ही सीढ़ी हैं, तो या तो एक एक करके चढ़ जाएं तो एक स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट में एक सीढ़ी चढ़ गए, दोबारा में एक सीढ़ी चढ़ गए तो दो स्टेप हो गए। सपोज कि किसी ने एक बार में दो सीढ़ी जंप कर दिया तो एक ही स्टेप हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए, अगर दो सीढ़ी दी गई हैं ओनली दो हो गए। अब इसी तरह अगर हम केवल बिल्डिंग में एक सीढ़ी हो तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे, ओनली वन वे। तो हमको कुछ इससे इनिशियल समझ में आ रहा है कि अगर बेस केस अगर एज्यूम करें कि अगर एक सीढ़ी है तो हमारा एक पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, अगर दो सीढ़ी हैं तो दो हो सकते हैं, अगर तीन है तो फिर कैसी होगी। तो या तो तीन है तो कैसे चढ़ सकते हैं हम, या तो फर्स्ट सीढ़ी फर्स्ट फर्स्ट करके तीन बार चढ़ सकते हैं, या तो फर्स्ट टू वन एंड टू करके चढ़ सकते हैं, या तो टू एंड वन करके चढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे। और एक एक बार में तीन ही चढ़ सकते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है कि सपोज हमारे पास एन सीढ़ी दी गई हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एन सीढ़ी दी गई है, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने पॉसिबल नंबर बेज होंगे कि एन सीढ़ी चढ़ जाए। तो अगर एक स्टेप चढ़ते हैं तो एन माइनस वन सीढ़ी बचेंगी, अगर दो स्टेप चढ़ते हैं तो एन माइनस टू सीढ़ी बचेंगी रिमेनिंग, अगर तीन स्टेप एक बार में चढ़ते हैं तो एन माइनस थ्री बचेंगी। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ काउंट्स कैसे निकाल लेंगे हम, अगर निकालने हैं सपोज कोई फंक्शन बनाए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस थ्री। बेसिक स्टेप हो गया हमारा कि हमने फंक्शन को रिकर्सिव वे में ले लिया इसको। अब हमारा बेस केस क्या बन जाएगा, अगर एक सीढ़ी दी गई है तो हमारा रिटर्न वन हो जाएगा, इफ एन इज इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन कर देंगे, एफ एन इज इक्वल टू टू है तो रिटर्न टू कर देंगे, एन इज इक्वल टू थ्री है तो रिटर्न कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग बेस केस। तो हमारा कुछ बेसिक आइडिया लग गया कि हम पर्टिकुलर एक फंक्शन लिखेंगे जो उसी को बार बार कॉल कराएगा। तो इसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, ये रिकर्सिव सोल्यूशन हो गया। अब इसको क्या यूज करना है कि जैसे एफ ऑफ टू कैलकुलेट करना है, जब एफ ऑफ टू कैलकुलेट करोगे तो एफ ऑफ एन माइनस वन करोगे तो एफ ऑफ वन भी आ जाएगा, बट उसको एफ ऑफ वन को पहले कैलकुलेट कर चुके होगे। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कि एक्चुअली हम पास्ट का रिजल्ट यूज करके फ्यूचर कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम का पार्ट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ सकती हैं। अब दूसरा, जैसे कि कोई एरे दी गई है, उसमें सारे एलिमेंट्स का जो काउंट्स है वो इवन नंबर है, पर लेकिन ऐसा एक एलिमेंट है जिसका काउंट ऑड है। सपोज कि कोई एरे दी गई है हमारी वन टू वन वन टू थ्री, तो जो वन का काउंट है वो टू है, दो जो रिपीट हो रहा है वो दो बार है, और तीन केवल एक बार है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एरे को, वन टू वन 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 टू वन टू वन एंड थ्री एंड वन लास्ट में। तो जो वन का काउंट है वो चार बार आ गया, वन टू वन थ्री वन, तो वन आ गया फोर टाइम्स, टू आ गया हमारा टू टाइम्स, और जो थ्री आ गया वन टाइम है। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि जो थ्री है वो एक बार में हमको पता चल जाएगी ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो ऑड है। तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ये हो सकता है। पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमने पर्टिकुलर एक नंबर को उठाया और हम चेक करते शुरू हो गए कि पर्टिकुलर नंबर का काउंट क्या है होल एरे में, फिर दूसरा नंबर हमने उठाया उसका काउंट कितना है, अगर जिसका भी ऑड आया हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा वे क्या हो सकता है, दूसरा दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर मैप बना लिया, उसमें हमने क्या किया कि मान लो सपोज एलिमेंट वन है, वन वन को हमने की बना लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या रख लिया, उसका काउंट रख लिया। जैसे कि हमारा एरे हमने दिया था वन टू वन, आप प्लीज पेन एंड कॉपी रख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे टू वन थ्री वन है, तो हमने एरे का जो पहला एलिमेंट है वन है, अब वन हमने हटाया, वन को की बना लिया, अब उसका काउंट अभी वन आ गया। अब टू आया तो टू अगला एलिमेंट है तो टू टू अगेन की बना लिया, उसका काउंट वन आ गया। इसके बाद अगला एलिमेंट वन आया, उसका जो डायरेक्टली वन की में गए उसका काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, सो टू हो गया। तो ऐसे ऐसे हमने क्या बना लिया, हैश मैप बना लिया। इसके बाद जब हैश मैप को ट्रेवर्स करेंगे तो उसमें चेक कर लेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट ऑड किसका है। तो ये हमारा एक बार के स्कैनिंग में हो गया, पर लेकिन हमारे पास स्पेस भी हम रख रहे हैं।
कि जितने एलिमेंट आएंगे उतना स्पेस भी हम बना रहे हैं, हैश मैप बना रहे हैं। और दूसरा सोल्यूशन कौन कोई जज कर सकता है इसको कैसे कर सकते हैं मोस्ट इफिशिएंट वे में? कमेंट्स करके प्लीज बताइए, कोई अगर बता सकता है कि, बट अगर नहीं बता सकते तो कोई नहीं, बट फिर भी कोई बता सकता है कि कैसे मतलब इफिशिएंट निकाल सकते हैं इसको इन वन स्कैनिंग विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस? हाँ, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि गिवन द डिस्टेंस ऑफ एन नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि कोई स्टार्स हैं यहाँ पर अर्थ से, उनकी डिस्टेंस दी गई है। हमको फाइंड करना है कि एम नियरेस्ट स्टार कौन से हैं जो अर्थ के सबसे पास में है। तो इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमको एक पर्टिकुलर सेट बताना है एम स्टार्स का जो अर्थ के सबसे नजदीक हो। तो एक इससे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप क्वेश्चन है कि सारे हमने बना दिए हैं अलग अलग टाइप के, कि कोई बैक ट्रैकिंग का हो गया, कोई हमारा रिकर्सिव हो गया, कोई डायनेमिक हो गया, कोई सिंपल मैथमेटिक्स का हो गया कि यूज करना है। ओके, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम डायरेक्टली एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करके हम लास्ट के या शुरुआत के एम निकाल लें कि एम नियरेस्ट फाइंड करने हैं। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो शुरुआत के एम निकाल के रिजल्ट शो कर सकते हैं। पर लेकिन हमारा सॉर्ट करने के लिए टाइम अलग लग गया। तो ये मतलब अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो कैसे अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहला तो सोल्यूशन ये होता है जिसको हम ब्रूट फोर्स बोलते हैं, कि हमने एक एक करके चेक करा कि फर्स्ट मिनिमम क्या है, सेकंड मिनिमम क्या है, थर्ड मिनिमम क्या है, अप टू mth मिनिमम क्या है। दूसरा सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि हम इसको सॉर्ट कर दें और एम नियरेस्ट निकाल लें डायरेक्टली, कि शुरुआत के mth एलिमेंट निकाल लो। अब वो बता दो कि ये हो गया, पर लेकिन उसके लिए सॉर्टिंग लग गई। तो मोस्ट इफिशिएंट वे है इसका हीप। आप हीप पढ़ना, उसमें आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि मिन हीप बनाया, पहला एलिमेंट जो होगा मिनिमम होगा उसको लास्ट में स्टोर करा दो, फिर n-1 पे हीप कॉल कराओ। इस तरह एम टाइम कॉल कराओगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी एम लॉग एन आ जाएगी। ओके, अब थर्ड स्लाइड पे जाते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन थे जो हमने बता दिए। अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, मतलब हम क्यों करें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इससे हमको कुछ तो मिलना नहीं है। पर लेकिन एक्चुअली जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब इसमें आते हो, इंडस्ट्री लाइफ में आते हो, कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो, तो एक्चुअली आपको वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर लेकिन आपको सोचने की कैपेसिटी मिल जाएगी, कैपेबिलिटी मिलती है उसके थ्रू, कि आप डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करोगे, अगर पर्टिकुलर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तो कैसे आप हैंडल करोगे। वो सब चीजें आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल आगे चल के आती हैं। और दूसरा ये होता है कि किसी को जॉब पाना है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब पाना है, तो वो यही सब चेक करते हैं कि किसकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अच्छी है। वो अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस 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 जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। ठीक है। अब इसके लिए बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या आना चाहिए प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले, जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसको स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो पहला तो यह है कि बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, कि जैसे एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एन नंबर का एन शुरुआत के एन नंबर्स का सम कितना होता है, फर्स्ट एन नंबर्स का सम कैसे निकालते हो, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, और एरे क्या होता है, और बिट्स मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, कि जैसे एक्सॉर निकालना है हमको तो एक्सॉर कैसे निकालते हैं, एक्सनॉर कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें थोड़ा सा हमको मतलब बेसिक मैथ पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो सब नहीं पार्ट, बट बेसिक मैथ जो अप टू 10th क्लास अप टू 8th क्लास वाली होती है वो पता होना चाहिए। और दूसरा लैंग्वेज है कि हमको कौन सी लैंग्वेज चूज करना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि दो नंबर को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, कमेंट में बताना प्लीज, कि दो नंबर को ऐड करना है तो कैसे करोगे। कि यही आप लिखोगे कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द इनपुट गिवन, यही आप करोगे ना, मतलब बेसिकली अगर एग्रीड हो तो यस लिखो, अगर नहीं हो तो नो लिखो। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप एग्री करते हो या नहीं? हाँ, अब देखो काफी लोगों ने यस लिखा है, जिसने भी यस लिखा है मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअली सबके मन में यही आता है कि डायरेक्टली दो नंबर दे दिया उसको ऐड करना है तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। बट एक्चुअली यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि नंबर दिया गया है। नंबर मीन्स क्या है, नंबर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर।
तो सबसे मस्ट होता है हमको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जावा हो गई, जावा बीएस पाइथन का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कि जब भी हम नंबर इंटर करते हैं तो जो पाइथन होती है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेती है, कि नंबर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी डिजिट का नंबर आप स्टोर कर सकते हो। बट जावा में ये लिमिट होती है कि पर्टिकुलर नंबर इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, कि लॉन्ग इतने से बड़ा नहीं हो सकता, इंटीजर इतने से बड़ा नहीं हो सकता, डबल इतने से बड़ा नहीं हो सकता। ये सब चीजों की लिमिट होती है जावा में। तो अगर कोई नंबर दे दिया उसने, सपोज 10 टू पावर 20 डिजिट्स का नंबर दे दिया, तो आप उसको रख तो सकते नहीं हो पर्टिकुलर, तो आप कैसे उसको ऐड करोगे? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के, स्ट्रिंग को आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू 4 दिया गया है और स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू 6 दिया गया है, तो आप 6 + 4 को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कैसे ऐड कर सकते हो? ओके, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चूज करने का तरीका है कि आप पाइथन यूज करते हो, कि जावा यूज करते हो, कि सीपीपी यूज करते हो, या सी यूज करते हो। तो मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप जावा यूज करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्म्स वही यूज करती हैं, जिसका मेन एम अभी से है कि मुझे मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, तो आप पाइथन पे जा सकते हो, बट डायरेक्टली मत जाना। हमारा रिकमेंडेशन सबका यही रहता है कि डायरेक्टली मत जाओ। एटलीस्ट आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो, या फिर जावा सीख लो, जो ऊप्स पे थोड़ा फोकस करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पे थोड़ा फोकस करती है, उस पर देख लो। और दूसरा होता है बेसिक ट्रीज पता होने चाहिए, कि ट्री क्या होता है, ट्री का रूट क्या होता है, रूट के चाइल्ड कितने हो सकते हैं, लीफ क्या होती है, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, और फॉरेस्ट क्या होते हैं, डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, थोड़ा ग्राफ पता होने चाहिए। जो जिसको देखो, ग्राफ और ट्री सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं अभी ये साल में, जैसे कोई अमेजन को टारगेट कर रहा है, कोई गूगल टारगेट कर रहा है, कोई टीआरसी टारगेट कर रहा है, टावर रिसर्च एंड कैपिटल, तो इस टाइप की कंपनी में हमसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हमसे पूछते हैं कि ट्री एंड ग्राफ मेनली, क्योंकि पता होता है कि जो मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर बहुत, जैसे कि हमारा गिट, गिट का आपने ना सुना होगा पर, लेकिन जैसे गिटहब होता है उसने सबने सुना होगा। तो जो गिट की वर्किंग होती है वो ट्री के फॉर्मेट और ग्राफ के फॉर्मेट में होती है। तो वो लोग वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग उसके इंटरनल टूल जब यूज करते हो तो बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोड कभी भी, अगर हमने ऐसा कोड लिख दिया कि अभी तो चल रहा है लेकिन पता चल 3 महीने बाद कुछ इशू आ गया, तो उस इशू को ट्रैक करने के लिए हमको डीप नॉलेज इन सब चीजों की होनी चाहिए। तो ट्री एंड ग्राफ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कोई बड़े बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं। अब फिर तीसरा मेन इंपॉर्टेंट सबसे कोर पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम्स एक्चुअली होता क्या है, कि जैसे कि बेसिक स्टेप बताते हैं कि आपको कपड़े धुलना है तो आप क्या करते हो, तो जो जो आप स्टेप करोगे कपड़े धुलने के लिए वो सब पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम है। तो जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स चूज करोगे वो पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम होती है। कि जैसे कि हमको पर्टिकुलर एरे दी गई है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो पहला वे तो यही होता है कि हर एक एलिमेंट को चेक करो मैक्सिमम है सभी से क्या नहीं है। अगर सभी से मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हो गया, एक पर्टिकुलर एक स्टेप जो आपने फॉलो किया, ये एल्गोरिदम का पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, रिकर्सिव वे। मतलब रिकर्सिव क्या है कि एक नंबर को चूज किया आपने, अब n-1 नंबर पे चेक कर रहे हैं वही सेम फंक्शन से, रिकर्सिव भी हो गया। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है कि आप जो बड़ा नंबर दिया गया है, बड़ी एरे दी गई, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के कर रहे हो, डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया। ग्रीडी क्या हो गया, ग्रीडी इन द सेंस कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लालची टाइप का। ठीक है। अब जैसे कि इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या जैसे आती हैं, कोई चोर है किसी घर में चोरी करने जाता है, अब उसके पास बैग है, अब बैग में क्या है पर्टिकुलर लिमिट्स की सामान वो रख सकता है। अब उसको बताना है कि उसका बैग भी फुल हो जाए, फटे ना, और वो सामान ही मैक्सिमम इंटेंसिटी का ले जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, इन सब में ग्रीडी यूज होती है। डायनेमिक क्या यूज होती है, डायनेमिक मीन्स क्या होता है कि ऐसे रिजल्ट आप यूज कर रहे हो जो पास्ट में उनका रिजल्ट ऑलरेडी मालूम था। जैसे कि मान लो कि हमको फेबिनो की सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, डायनेमिक के लिए बेस्ट एग्जांपल है ये। कि जैसे कि फेबिनो का मीन्स क्या होता है, फाइव फैक्ट, जैसे मान लो फैक्टोरियल, सिंपल फेबिनो की तो छोड़ो थोड़ा सा टफ है, फैक्टोरियल पे आते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 5 × 4 फैक्टोरियल। यू मीन दैट कि जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के टर्म में ही लिख रहे हैं उसको। अगर हमको 5 फैक्टोरियल अगर पता करना है तो हमको 4 फैक्टोरियल पता होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि हमको 5 फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करना है तो हम 4 फैक्टोरियल यूज कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हम अभी का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए पास्ट का कुछ यूज कर रहे हैं, तो उस केस हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक यूज करते हैं। अब बैक ट्रैकिंग क्या होती है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि जैसे कि हम पर्टिकुलर सर्च हमको करना है, हम सर्च करते 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 जा रहे हैं, पर लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हम ब्लॉक कर गए, कि हम उसके आगे जा ही नहीं सकते हैं। उस केस में क्या करते हैं, हम सॉल्यूशंस को बैक ट्रैक करते हैं अपना, कि एक स्टेप पीछे देखते हैं कि उससे कितने नंबर ऑफ पाथ थे, अगर हम जा सकते हैं तो ठीक है वहां कैलकुलेट करते हैं। इसका यूज जो होता है हमारा
डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है, डीएफएस आपने सुना होगा, या फिर अगर नहीं सुना होगा तो हम लेसन में पढ़ाएंगे आगे भी है। और दूसरा होता है कि सर्चिंग और सॉर्टिंग, कि हम सर्चिंग जैसे बाइनरी सर्च क्या होती है, टर्नरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, ये सब एल्गोरिदम हो गई। सॉर्टिंग में क्या यूज कर सकते हैं आपकी, बबल सॉर्ट क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट क्या होता है। ये मतलब बेसिक कुछ होती है, जैसे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जिसको ये दोनों क्लियर हो गई और हीप सॉर्ट क्लियर हो गया, तो आई थिंक सॉर्टिंग से रिलेटेड आपको कभी इशू नहीं आएगा, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। ओके, अभी तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में। अब इसके रिकमेंडेशन हमारा क्या होता है, क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे करना है हमको, मतलब प्लेटफॉर्म भी नहीं पता होता। ठीक है, कि हमको पता भी नहीं होता, हम कॉलेज में रहते हैं तो पता नहीं होता कि एक्चुअली हमें स्टार्ट कहाँ से करें। कम्पिटिटिव सब कोई करना चाहता है, सब कोई कोरमैन खरीद लिया, अब उसको पढ़ तो रहे हैं, बट एक्चुअली आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कल वो गायब हो गया। अब उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, किस वे में करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये पूरी स्लाइड है उसी पे डिस्कशन की। आप स्टार्ट करिए, जो हमने किया था, जो हमारे सीनियरों ने किया था, जो हमारे जूनियर भी करेंगे आई थिंक, वो स्टार्ट करो हैकर रैंक से। कि जैसे कि आपने कोरमैन उठाई या फिर नरसिम्हा करुमंची उठाई, उसमें आपने क्या देखा, आपने पढ़ा पढ़ा कि लीनियर सर्च हमको करना है। लीनियर सर्च के हमने आज एल्गोरिथम पढ़ लिया, उसके हमको 10 क्वेश्चन करने हैं। अब उसको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे इन्हीं प्लेटफॉर्म पे, हैकर रैंक पे जाओ, आप एल्गोरिथम पे जाओ और सर्च करो कि आप जिसके क्वेश्चन करने हैं उसके 10 क्वेश्चन आप चूज करो, 20 क्वेश्चन करो आप। तो उससे क्या होगा, जब अलग 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 टाइप के क्वेश्चन आप करोगे ना, तो उससे प्रैक्टिस में रहता है। जब कभी इंटरव्यू में पूछेगा तो आप वहीं से क्लिक करोगे, जो आपने किया है, जो आपने पढ़ा है वो अलग चीज है। पढ़ा है तो आप थ्योरेटिकल बता सकते हो, पर लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो एक्चुअली आपको अंदर अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो वो चीज आप कहाँ से प्रेफर करोगे, हैकर रैंक से आप चूज करो। और इन्हीं प्लेटफॉर्म कुछ होते हैं, जैसे हैकर रैंक हो गया, इसके लिए यात्रा यूज करती है, पेटीएम यूज करती है, एमएमटी, एक्सपीडिया, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं जो है करंट प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं फॉर द रिटन टेस्ट। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी बनी रहती है कि हैकर रैंक पे हमको करना है तो डीबग कैसे होता है, और इस पे ऑटो कंप्लीट कैसे होता है, वो सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और आपको जैसे कोई फाइल इंपोर्ट करना है या फिर कोई लाइब्रेरी ऐड करना है, इंक्लूड करना है, तो कैसे होती हैं, वो सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है। दूसरा है हैकर अर्थ। हैकर अर्थ पे आप जो मंथली कंपटीशन होते हैं इसमें, कि जून के कंपटीशन, मई के कंपटीशन और इवन अप्रैल के कंपटीशन, इसमें हर मंथली कंपटीशन होते हैं, आप इसमें ज्वाइन करो। और देखना है इसमें कि लगभग 10 से 12 हजार लोग ज्वाइन करते हैं इसको, कंपटीशन करते हैं। और अपनी रैंक चेक करो कि यार हमसे कितने लोग आगे हैं, अब कितने लोग पीछे हैं, वो कितनी मेहनत करनी है। और इसमें अलग अलग टाइप के सेटअप क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सेटअप प्रॉब्लम्स का है। आप बहुत सारी गूगलिंग करोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपका क्वेश्चन रन होंगे। क्या पता कि 20 टेस्ट केस दिए हैं, क्या पता 10 रन करें, तो इसके बाद 10 रन कराने के लिए आपको कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, वो सब चीज सीखोगे। और जो कुछ लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे हैं ना, जो कि हमने उन्होंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था और जिन्होंने 12th में सीपीपी ले लिया था सीबीएसई पे ही, तो उनके लिए जो अमेजन, गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनी को जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप कोडचेफ यूज करो, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली कंपनियां जैसे कि अमेजॉन, मैंने पर्सनली अमेजॉन का इंटरव्यू दिया था HD2 के लिए, बट मैंने एडोबी ज्वाइन किया था इसको रिजेक्ट करने के बाद। तो इसमें जो क्वेश्चन मुझसे हेड टू हेड डायरेक्टली पूछे गए थे, वो कोडशेप से उठा के उसने पूछ लिया था। कि रेंज क्वेरी क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर रेंज से रेंज में क्वेरी लगानी है, तो आप कैसे करोगे। ये हमने कोडशेप में 50 बार किया था। और जैसे यात्रा का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरा हैकर रैंक से थे। क्योंकि इंटरव्यूअर करते क्या है, जो पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से, वो तो पढ़ के ही पूछते हैं, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन बनाता है कोई, इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं है। तो जो अच्छे अच्छे कोडर होते हैं, जैसे अमेजॉन, गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं, जो बहुत अच्छी कोडिंग कोडशेप में करते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर अच्छे रहते हैं, तो वो यहीं से पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन भी यहीं यहीं वाले ही पूछते हैं। ठीक है। अब अब एक बहुत ही अच्छा है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो टॉप कोडर पे आते हैं। जैसे कि आप एक बार सिलेक्शन आपका हो गया, तो आप क्या करते हो कि कोडिंग बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, हमको कोडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा जो मेन है, जो हमारा कोर है, कोडिंग करना ही है। तो कुछ लोग जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो टॉप कोडर पे करते हैं। तो आपका रिकमेंडेशन है कि आप एक बार प्लीज उसको खोल के देखो कि क्या होता है, टॉप कोडर क्या है, कोडशिप क्या है। तो आपको जब एक बार चस्का लग जाएगा ना, तो आप दिन में 10 घंटे कोडिंग में बिताओगे। और थ्योरी के लिए,
कि आप पढ़ो कहाँ से, कोडिंग कहाँ से पढ़ो। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप मतलब स्टार्ट, मतलब बेसिक, ये तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, पर लेकिन प्रोवाइड करने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि सर्च क्या होता है, सॉर्ट क्या होता है, तो आप स्टडी मटेरियल कहाँ से लो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कोर्स कोर में डायरेक्टली मत परचेज करो। आई थिंक जितने भी होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कोर में पूरी पढ़ डालो, 10 बार पढ़ डालो, 15 बार पढ़ डालो, बट मुझे लगता है उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हमको सोचना कैसे है, तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। आप सॉर्टिंग की पूरी एल्गोरिथम पढ़ डालो, बट जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे उसको, जब तक उसका कोर नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो उसके लिए आप क्या यूज करो, गीक्स फॉर गीक्स यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक नरसिम्हा करुमची की बुक आती है, उसमें क्या होता है कि जो अभी तक के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप अमेजन उठा लो, चाहे आप एडोबी उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, चाहे एक्सपीडिया उठा लो, फोन पे उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, आई थिंक उससे, उस बुक से अलग से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। गूगल छोड़ दो, गूगल तो अलग लेवल कंपनी है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पे बहुत फोकस करती है, तो उसको छोड़ दो, उसको उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर लेकिन जितनी भी ये कंपनियां होती हैं जो वेब टेक्नोलॉजीज पे काम कराती हैं, सिंगल प्रोडक्ट पे काम कराती हैं, मुझे नहीं लगता कि उस बुक के अलावा कोई भी क्वेश्चन अभी तक पूछा होगा। ये मेरी गारंटी है, आप कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू को उठा लेना और उस बुक में उसका कॉन्सेप्ट ना हो। तो मोस्ट रिकमेंडेशन है कि आप नरसिम्हा करुमची उठा लो। नरसिम्हा करुमची बुक का नाम है, उस सीपीपी में भी आती है, जावा में भी आती है, तो आप उसको परचेज कर लो। और आप गीक्स फॉर गीक्स भी खोलोगे ना, तो आपको जब आप एक बार पूरी बुक को गो थ्रू कर लोगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, तो आपको लगेगा कि पूरा गीक्स फॉर गीक्स जो बना हुआ है ना, इसी बुक पे ही बेस्ड बना हुआ है। ये मैंने पर्सनली क्या, सेकेंड ईयर में मैंने बुक खरीदी गीक्स फॉर गीक, वो सॉरी, नरसिम्हा करुमची पहली बार सेकेंड ईयर में खरीदा था। और गीक्स फॉर गीक्स हमने पढ़ना शुरू कर दिया था थर्ड ईयर पे। मतलब सेकेंड ईयर तक तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जिनको पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कंपनी हमारे कैंपस में आ रही है एडोबी, तो हम क्या करते हैं कि एडोबी का एक्सपीरियंस देखते हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं, उसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो हम भी जब ऐसे ही करते थे, कोई कंपनी आ रही है, जब उसके इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग जज करते थे या सर्च करते थे, तो देखते थे यार कि ये तो नरसिम्हा करुमची के सारे क्वेश्चन यहाँ पे छाप दिए हैं। तो सारे इंटरव्यू जितने अभी तक मेरे हुए हैं, तो मुझे नहीं अभी तक लगा कि कोई भी ऐसा इंटरव्यू हुआ है कि जो भी नरसिम्हा करुमची के अलग हो। तो मोस्ट यही है कि आप उसी को, बुक को पढ़ो, उसी को परचेज करो, उसके बाद वो बुक पूरी कंप्लीट हो जाए, तो आप उसके कोर मैन परचेज करो और उस पर डीप थ्रू जाओ कि मैथमेटिकल कैसे होता है, कैसे चीजें एनालाइज होती हैं, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो, ये सब चीजें। इसके बाद आता है टिप्स क्या क्या है, कि टिप्स आपकी क्या क्या है। जैसे कि कोई कोड लिखते हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है तुम्हारा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए कोड की, उसके एज केसेस क्या हैं, टाइम, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है कि हमारे पास हार्डवेयर तो बहुत सारे हैं, कि हमारे पास i7 बन गया, 8 जनरेशन आ गया, बहुत सारे 3.7 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर बन गए, मतलब हमारे पास स्पेस तो अवेलेबल है। पर लेकिन इन सब करने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है कि यार, जैसे गूगल किसी पेज को क्रॉल करता है, सर्च करता है, तो बहुत जल्दी सर्च हो जाना चाहिए, हम वेट नहीं करना चाहते हैं किसी चीज का। तो हमारे लिए जो मोस्ट ये है कि हमारी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, हम कोड लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने 15 लूप लूप के अंदर लूप लगाते चले गए, कोड फट गया, आधे घंटे में रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो इज केसेस पूछा जाता है, कि जैसे दो स्ट्रिंग को हमको कंपेयर करना है इस केस के लिए। अब उसने बोला कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, कि आप फंक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप सिंपली लिख दोगे कि ए डॉट इग्नोर इग्नोर इक्वल टू दिस स्ट्रिंग बी। अब क्या होगा, मान लो स्ट्रिंग जो दी गई नल एंड एम्प्टी दी गई है, अब क्या करोगे। तो ये इज केस होते हैं एक्चुअली, कि अगर कोई एक स्ट्रिंग एम्प्टी है या नल है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे उसके, तो हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। स्ट्रिंग अगर ए एम्प्टी और नल है, तो रिटर्न कर दे कि ये स्ट्रिंग नल है, एम्प्टी है। अब तीसरा टर्म्स आ जाते हैं स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो इसके पहले मैंने बताया था कि जैसे कि नंबर्स का काउंट जो है ऑड है, तो उसको हमको पता करना था, उस केस में हमने हैश मैप लिया था। तो जो हमने मैप ले सकते हैं वो पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर मेमोरी में कहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस लेते हैं। तो हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, तो कुछ स्पेस चाहिए होता है उसको, मतलब एक तो हम जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स लेते हैं वो स्पेस पे जाते हैं, और जो फंक्शंस जाते हैं वो भी स्पेस पे जाते हैं, अदर देन इनपुट। इनपुट हम स्पेस में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको तो लेना ही है, उसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा ही है, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं लेंगे, अपना सिंपल केस नहीं लोगे, तो कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अपने कैलकुलेशन के लिए, अपने कोडिंग के लिए करते हैं, उसको हम स्पेस बोलते हैं, कि हमने कितना स्पेस लिया है। इसके लिए रिकमेंडेशन है कि आप मास्टर्स थ्योरम पढ़ो, कि जो कोड लिखते हो उसका टाइम और स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हो, उसके लिए मास्टर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स थ्योरम ये आपको नरसिम्हा करूमची के चौथे या पांचवें पेज में मिल जाएगी। अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कम्पिटिटिव कोडिंग करते हो आप,
सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठाना है। जब पेन कॉपी उठाओगे तो आपको थोड़ा बेसिक एल्गोरिदम लिखना शुरू कर दोगे, उसके टेस्ट केसेस क्या होंगे वो लिख लोगे एक बार। तो क्या होता है, वो रिटर्न पे आपके पास हो जाता है। जब आप माइंड में सोल्यूशन करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, जो आपको बहुत बाद में पता चलता है, ओ मेरे इसके कारण तो 15 टेस्ट केस फेल हो गए, मैंने छोटा सा इफिल्स नहीं लगाया। तो यही है कि सबसे पहले पेन और पेपर में बेसिक एल्गोरिदम लिख लो, फिर इसके बाद आप कोड लिखना शुरू करो। और उसके टेस्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस केसेस, जैसे कि स्ट्रिंग मैंने कंपेयर करके बताया कि स्ट्रिंग में अगर नल हो गई तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये टेस्ट केसेस और इज केसेस। तो जो भी आप लॉजिक लिखना है, जो भी आप कोड करना है, सबसे पहले आप पेन और कॉपी में लिख लो। और दूसरा, जैसे कि एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स आता है, इसमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि नंबर चेक करना, मान लो कि 4 मिनट में हमको निकालना है किसी में, तो हमने क्या किया, इफ इल से लगाते चले गए। तो ये भी नहीं हमको करना है, क्योंकि ये ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे सॉल्यूशंस की, कि हमने कहीं हैक लगा दिया ऐसा कि पर्टिकुलर इस केस के लिए ऐसा करना है, तो हमने इफ कंडीशन लगा दिया, फिर दूसरे केस के लिए हमको ये करना था, फिर इफ इल से लगा दिया। तो ये चीज हमको इग्नोर करनी है। हमको जनरलाइज ट्राई ये करना है कि जनरलाइज कर दो उसके, इफ इल से ना हमारे लगेंगे, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी उससे रिड्यूस हो जाएगी, और हमारी जो सोल्यूशन है उसकी ब्यूटी बिल्कुल बनी रहेगी। और छठवां जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पे कोड लिखते हैं तो जरूर है कि इनपुट, या फिर हम इनपुट गलत लिख लेते हैं, या तो कुछ ऐसा होता है कि आउटपुट गलत जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमने तो लिखा यार, हमने तो एल्गोरिथम बिल्कुल सही लिखी है, हमारे टेस्ट केसेस भी, ड्राई रन भी सही से हो रहा है, बट लेकिन कोड फट क्यों रहा है, मतलब इशू क्यों आ रहा है, आउटपुट क्यों गलत आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिबगिंग। अब डिबगिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की आईडीई भी आती हैं, कि आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, इंटेलिजी यूज कर सकते हो, ये सब जावा के लिए है। अगर आपको पाइथन के लिए यूज करना है तो पाइचाम यूज कर सकते हो। इसमें आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो कि जब आप रन करोगे तो पर्टिकुलर आके डिबगर आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते थे, वो वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। तो ये डिबगिंग एक स्किल होती है। जब आप ऑनलाइन कम्पिटिटिव कोडिंग करना शुरू कर दोगे तो आपको ये स्किल भी अपने जनरेट होना शुरू हो जाएगी उसी के साथ साथ, जो आपको केवल कम्पिटिटिव कोडिंग में नहीं, हालांकि इंडस्ट्री लेवल के बग को जब फिक्स करोगे तो ये बहुत स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये स्किल जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर भी नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसी स्किल है ना कि जिसके थ्रू आप बग को 1 मिनट के अंदर पता कर सकते हो कि बग पर्टिकुलर कोड में यहाँ के बीच में आ रहा है। क्योंकि आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके पहले यहाँ वैल्यू ये आनी चाहिए, लास्ट में ये आनी चाहिए, पर लेकिन इसके बीच में कुछ वैल्यू डिफर कर रही है इसका इसमें, तो आप कोड चंक्स ऑफ कोड्स को पता कर सकते हो कि यहाँ पर इशू है। तो ये एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। तो अब बताइए, किसी को कुछ इशू है या नहीं है, मतलब